स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के संकल्प से सिद्धि अभियान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल और यूं बात करें तो 11 साल के सफर को, प्रधानमंत्री बनने के इस 11 साल के सफर को लेकर के देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मोदी के 11 साल के कार्यकाल में प्रमुख उपलब्धियां जो रही हैं उन संकल्पों को भी गिनाया जाएगा, जिससे जनता में मैसेज जा सके, चाहे धारा 370 हो, चाहे दूसरे और मुद्दे हों, ऑपरेशन सिंदूर, ये लंबा जो सफ़र रहा वो तमाम चीज़ें जनता तक पहुंचाई जाएगी। मंडल स्तर तक प्रत्येक प्रदेश में ये स्ट्रक्चर कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया गया है। अगर बात राजस्थान की करें तो पिछले दिनों इसके लिए एक वर्कशॉप भी हो चुकी है और उसके संयोजकों के साथ साथ जिलाध्यक्ष, जिनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है, तमाम लोगों को कहा गया है कि आप इसी तरह से इस मैसेज को नीचे लेकर के जाएंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा से सुरेश गर्ग साहब है, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं। उमेंद्र जी, 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, या यूं कहूं तीसरे कार्यकाल का पहला साल, अपेक्षित भी था कि बीजेपी से बड़े और व्यापक रूप में मनाएगी। अभी अभियान चलाने जा रही है संकल्प सिद्धि तक। सरकार को जब कोई कमियां होती है तो लोगों की गालियां जब सुननी पड़ती है तो उनकी अपनी उपलब्धियां बता के वाहवाही लेने का भी अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि जब काम करोगे तो उसकी चर्चा होनी भी चाहिए। जब आपने कोई काम ही नहीं किया तो चर्चा क्या होगी। तो मुझे लगता है कि जो संकल्प सिद्धि अभियान जो इन्होंने चलाया, ये इन्होंने जो 11 साल में काम किया है उसमें इन्होंने जो मुख्य काम किया है। देखो, कोई भी सरकार के काम बहुत होते हैं, लेकिन चर्चा होती है मुख्य कामों की। तो मैं समझता हूँ जैसे आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला है, इस प्रकार की जो जो इन्होंने योजना की उसकी चर्चा होगी। इसके साथ देखिए, यहाँ जो बिल्कुल बात हो रही है केवल मोदी जी के कार्यकाल की। अब जब संकल्प सिद्धि की बात आती है तो जनता के सामने जब आप जाओगे, तो जब आप मोदी जी के कामों की चर्चा करोगे तो जनता आपसे ये भी पूछेगी, विधायक जी आपने भी संकल्प लिया था, आपने क्या काम किया। मुख्यमंत्री जी आपने भी संकल्प लिया था, आपने क्या काम किया। मंत्री जी आपने भी। तो आप इसे एक चुनौती मान रहे हो कि आप क्या जवाब दोगे? जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा है। पार्टी की रीति नीति है, पार्टी की सोच है, पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए पार्टी के लोग इस पर ज़्यादा बोले जा ठीक है। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते ये कह सकता हूँ कि संकल्प सिद्धि अभियान के साथ साथ में इनको ये होना चाहिए कि जनता के प्रति जो हमने काम किया उसकी जवाबदेही है। जवाबदेही है तो सब लोग आप सवाल भी पूछेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, उनके लिए भी तैयार होना चाहिए। आपने वही बात आती है, राजनीतिक लोग यदि राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, संकल्प सिद्धि अभियान को ठीक है, यदि इसमें आपने जो अच्छे काम किए उनकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो आपका मुख्य उद्देश्य है आप उससे भटक जाए। राइट, उद्देश्यपूर्ण आप राजनीति कीजिए। अब जैसे मानिए आपने किया, बड़े आयोजन कर रहे हैं, आप उसमें मालाएं पहन रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अरे भाई जो आपकी योजना है आप वो बताइए, आपने जो काम किया वो बताइए। इसमें मैं समझता हूँ शायद ये अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षाविद है, जो छात्र हैं, मजदूर हैं, उनके बीच में जाके उनको बताना चाहिए कि हमने आपके लिए काम किया, आपके लिए हम ये योजना लेके आए। अब यदि मानिए ये काम नहीं होता है तो मैं समझता हूँ इस बड़े अभियान का जो एक लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ कितना मिलता है कितना नहीं मिलेगा, ये बात। आपका कहने का मतलब है कि जिस वर्ग के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमने इसको लाभान्वित किया है, उस वर्ग के साथ में एटलीस्ट अटैचमेंट होना चाहिए। yes. उस वर्ग को जुटा करके उनसे बात करनी चाहिए कि हमने ये योजना आपके लिए लागू की थी, यदि आपने कारगर रही, आपका कोई सुझाव और हो इसमें बताइए। बाकी हमारे हिसाब से हमने ये योजना आपके लिए की है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग यदि आपने खाली भीड़ की, बड़ा आयोजन हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद हो गई, माला पहन लिए, दुपट्टे पहन लिए, तो मैं समझता हूं इस अभियान का कोई इतना प्रभाव नहीं हो पाएगा। पब्लिक के लिए नहीं, वो पार्टी के वर्कर्स ही होंगे, वो पार्टी के वर्कर, यानी तो आपको एक्चुअल पिक्चर उसकी पता नहीं लग पाएगी। आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प सिद्धि जो आपकी सरकार की योजना है, सरकार यानी जनता के प्रति जवाबदारी है, तो जनता के बीच में जाए आप, जनता से उसमें कहे कि देखिए हमने ये काम किया, इसमें गुण अवगुण दोष जो भी है ये है, इसमें बताइए आपके लिए कितनी योजनाएं सफल हुई, आपको कितना लाभ मिला, लाभ नहीं मिला तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, किस प्रकार लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार की बातें होगी तो मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। और ठीक है, ये एक अच्छा अभियान है और सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसकी क्रियान्विति किस प्रकार से होती है, ये उद्देश्य से नहीं भटकेगी तो अच्छी बात है। बिल्कुल। चलिए भरत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ी सटीक बात कही है उमेंद्र दादी साहब ने कि देखिए जिस मकसद के साथ और जिस एम के साथ आप टाइटल सेट करते हैं,
लेकिन कांग्रेस कैसे देखती है इस अभियान को? देखिए, कांग्रेस देखती है कि मोदी सरकार के जो 11 साल है वो सिर्फ जुमलों का व्यापार है, वादों की घोषणा है, योजनाओं का अंबार है और लोगों में हाहाकार है। योगेंद्र जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे और यूपीए की सरकार थी, उससे पहले आपने और हम सब ने देखा तमाम इनके भाषण हुआ करते थे। चाहे रुपये को, घटते हुए रुपये की बात की जाए, चाहे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात की जाए, चाहे महंगाई के ऊपर बात की जाए, चाहे अन्य मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन आपने देखा कि इन 11 सालों में उसका उल्टा हुआ। जहां क्रूड ऑयल विदेशों में सस्ता था, वहां लगातार ये क्रूड ऑयल 60 रुपए से बढ़कर 100 रुपए से ऊपर हो गया। जहां 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात आ रही थी, वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार ये नहीं दे पाए। जहां मेक इन इंडिया की बात आई, आज मेक इन इंडिया फ्लॉप है। इन्होंने स्मार्ट सिटी का नारा दिया, वो स्मार्ट सिटी फ्लॉप है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी होने के बाद देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने और हम सब ने देखा कि 2014 के बाद तकरीबन 30 से ज्यादा देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए, बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए। अभी हमने पहलगाम के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ। एमएसएमई के ऊपर जो चोट पड़ी, कितने सारे व्यापारी थे जो जीएसटी की मार के कारण जिन लोगों के व्यापार धंधे ठप हो गए। और किसानों की बड़ी बड़ी बात किया करते थे कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। आपने और हम सब ने देखा कि 3 काले कानून लाकर इन्होंने आज तक उस एमएसपी को लागू नहीं करा। किसान के फर्टिलाइजर पर, किसानों के उपकरण पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया। दूध, दही, छाछ, यानी कि तमाम जो आपकी बेसिक चीजें थी उस तक पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। मरने के उपरांत जो चारपाई लेके जाता है आदमी, जिस मरणशैया पे लेके जाता है, उस तक पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की इन 11 साल की किस उपलब्धि की ये बात कहेंगे? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या मजदूरों की आय दुगनी हुई? क्या मनरेगा के 4000 करोड़ के बजट को इन्होंने कम नहीं किया? क्या शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया? कोई अस्पताल इन्होंने नए नहीं बनाए? और राजस्थान की अगर भी बात की जाए, भी इन्होंने कहा कि विधायक की भी बात की जाए, पिछले 1.5 साल में आप देख सकते हैं कि विधायकों का क्या ग्रास रिपोर्ट कार्ड है। विधायक खुद परेशान है, वो अपने क्षेत्र में जाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, कन्हैया लाल चौधरी जी को सांसद के चुनाव में वहां की जनता ने भगा दिया था। उन्होंने कहा मन में आए तो वोट देना या मत देना। इनके मंत्री एक दूसरे से खुश नहीं है। विधानसभा के अंदर तमाम मिनट्स में वो चीजें हैं कि किस तरीके से लोग इनसे नाखुश है। ये खुद कहते हैं कि अगर हमारी सरकार कोई गलती से आ जाए तो आ जाए। जब ये जमीनी स्तर पर जाएंगे तो किस तरीके से कहेंगे? लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, आरजीएचएस में घपला है। इनके किरोड़ी लाल मंत्री जी पहले ऐसा ही भर्ती पे बोलते थे, अब जाके वो किसानों के बीच में जा जाकर कह रहे हैं कि साहब कीटनाशक दवाइयां खराब हो रही है। तो फिर अधिकारी कर क्या रहे हैं? या तो ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं, जो बात पर्ची सरकार कांग्रेस कहती थी वो सत्यता है, या फिर इनके विधायक है जो मनमर्जी अपने घर पर बैठे हुए। चले आप भी तो कुछ चलाएंगे? ये अभियान जो चलेगा अभी 9 से 21 तक, इस दौरान कांग्रेस का भी कुछ है मानस? क्योंकि कांग्रेस लगातार, आप देखिए, चाहे जिलों की बात रही हो, चाहे अन्य कोई बात रही हो, चाहे शिक्षा के अंदर बात रही हो, तमाम हमने प्रदर्शन किए। चाहे नगर निगम के एकीकरण की बात रही हो, कोटा के अंदर भी हमारे गए, हमने संविधान बचाओ रैली हमारी अभी पूरे प्रदेश में चली रही है। जनता के हितों के लिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय टीकाराम जूली जी सदन के अंदर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत जी लगातार बात कर रहे हैं। अभी वो गिग वर्कर्स से मिले, गिग वर्कर्स के हमने बारे में बात की। हमारी तमाम जो योजनाएं थी उन योजनाओं को उन्होंने खत्म कर दिया। वो जनता तक चीजें जा रही हैं। तो जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी क्या हुआ अन्नपूर्णा योजना का, क्या हुआ चिरंजीवी योजना का, क्या हुआ आरजीएचएस स्कीम का, क्या हुआ जो मुफ्त बिजली मिल रही थी, क्या हुआ जो शिक्षा के अंदर महात्मा गांधी स्कूल को आप बंद करने जा रहे थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछा जाएगा कि एक हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा कराई जा रही थी, लेकिन पहलगाम अटैक में हमने देखा 35-35 हजार किराया हो गया। अभी आरसीबी के मैच में देखा एक तरफ की टिकट ही 35 हजार थी। तो एक गरीब आदमी जिसको 300 रुपए की दहाड़ी मिल रही है, वो कहां से हेलीकॉप्टर और कहां से जहाज का किराया उठाएगा? मोदी जी ने मेट्रो का खूब नाम लिया था, बुलेट ट्रेन का नाम लिया था। चलिए मैं जवाब दिलाता हूँ, कहां गई वो सारी चीजें? जवाब दिलवाता हूँ। गर्ग साहब पूरी तैयारी के साथ आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। जी गर्ग साहब, संकल्प सिद्धि अभियान जो आप लोग चला रहे हैं, देखिए, संकल्प सिद्धि अभियान हमारा 9 जून से 21 जून तक चलेगा। हमारे प्रदेश में कार्यशाला हो गई है, फिर जिले में होगी, फिर मंडल स्तर में होगी। मोदी जी के 11 वर्ष, मोदी जी ने 11 साल के अंदर हिंदुस्तान की किस तरह से दिशा चेंज की है, किस तरीके से हिंदुस्तान का डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में हम जनता के बीच में जाना। अब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में देखो कुछ चीज तो है नहीं, तो वो यही बताएंगे कि साहब मोदी जी ने 11 साल क्या किया। लेकिन जो इन्होंने बोला उसी का मैं जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि साहब 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आरबीआई का डाटा है, आरबीआई के डाटे में बोल रहे हैं कि करीबन 24 करोड़ के लगभग का हमने रोजगार दिया है।
इवन आप अगर ईपीएफ अकाउंट को देखेंगे तो इनके टाइम पे 2014 के पहले 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट थे, आज 32 करोड़ के लगभग ईपीएफ अकाउंट है। अगर ईपीएफ अकाउंट खुलता तो वो उसको रोजगार मिलता, तभी ईपीएफ अकाउंट खुलता, तो उससे ये पता लग जाता है। हो सकता है कांग्रेस में राहुल गांधी की तरह प्रवक्ताओं को भी गिनती पता आती नहीं आती, वो अलग बात है, लेकिन आज 32 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है तो 2 करोड़ रोजगार का हिसाब वो आ जाता है। 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे से हमने बाहर निकाला, ये आईएमएफ का वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट है। जब 2014 में हमारी सत्ता आई थी उस टाइम पे हिंदुस्तान 11वीं अर्थव्यवस्था पे था, आज चौथी अर्थव्यवस्था पे, ब्रिटेन को पछाड़ के, जापान को पछाड़ के हम चौथी अर्थव्यवस्था पे हैं। बता दीजिए कैसे नहीं है। उज्ज्वला योजना हमने लागू की, आपके पास उज्ज्वला योजना नहीं थी, हमने उज्ज्वला योजना लागू की, उसमें 10 करोड़ से के लगभग गरीब महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिए थे। इसके बाद में हर घर जल मिशन के अंदर गरीब परिवारों को हमने जल से नल, हालांकि राजस्थान के अंदर 5 साल इनका शासन था, उसमें इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और इनके मंत्री जेल में है। महेश जोशी जी, इनको भी पता होगा, महेश जोशी जी जल जीवन मिशन के अंदर घोटाले के अंदर जेल में है। हर योजना के अंदर जनधन अकाउंट, 55 करोड़ जनधन अकाउंट है जिसमें 36 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अगर यही राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट होता और अगर इनकी सरकार होती, 36 लाख करोड़ में से 85% के हिसाब से करीबन 28 लाख करोड़ रुपए ये खा चुके होते भ्रष्टाचार में। हमने पूरे 36 लाख करोड़ रुपए खाते के अंदर ट्रांसफर किए हैं। आज की तारीख में अगर जीरो बैलेंस वाले अकाउंट देखेंगे उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट रखी हुई है। ये हमने किया, हमने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। आपने तो उनको हथियार भी दे नहीं पाए थे, हमने तो आज उनकी सिक्योरिटी डिफेंस को मजबूत किया। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर देखिए आपने बता दीजिए, अगर आपने 55 साल तक 50 साल तक राज किया है, आपने घर में जाके मारा हो तो बता दीजिए। लेकिन 2014 के बाद में 3 बार घर में जाके मारा है, एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, अब की बार तो छाती पे मारा है। आपने 1965 भी लड़ा, 71 भी लड़ा, 71 में भी आपने सरेंडर किया, 1965 में भी सरेंडर किया है। लेकिन ये मोदी जी है, 56 इंच का इंच है, मजबूती से काम करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन 95% हो चुका है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाया। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। राजस्थान की बात है तो जनता ने आपको नकारा ही है ना। अगर हम 18 महीने में राजस्थान में काम नहीं करते तो 7 उपचुनाव में से 5 भारतीय जनता पार्टी लेके आई और 5 इनकी सीटें थी, उनको हम छीन के लेके आए। यानी कि जनता का हमारे पर विश्वास है, क्योंकि जनता के बीच में गए, हमने डेवलपमेंट का काम किया। साहब एक चीज बताओ मुझे कि आपने कहा कि 71 में और 65 में सरेंडर किया, कैसे हुआ सरेंडर? नहीं, सरेंडर तो ये कि 71 के अंदर जब सेना अंदर तक घुस गई थी, आपने सरेंडर क्यों किया? जब 93,000 सैनिकों ने उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उनको छोड़ कैसे दिया? तो ये सरेंडर नहीं है तो क्या है? आपने अस्काई चीन को दे दिया था, वो सरेंडर नहीं है तो क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर आपने दे दिया था, वो सरेंडर नहीं है तो क्या है? ये है सरेंडर। तो ये चीजें हैं, ये कांग्रेस केवल जनता को भ्रमित करना, भ्रष्टाचार करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गर्ग साहब मुझे अभी एक चीज बताइए, आप भी सरेंडर करें तो राहुल गांधी में और आप लोगों में तो राहुल गांधी में अगर बचपना अंतर क्या रहा? देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी आज 50-55 साल का हो गया, इसके बावजूद भी अगर उसके बचपना है तो देखो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर देश को नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो वो कोई क्या रहा? अब ये बताइए, वही राहुल गांधी सरेंडर की बात कर रहे हैं तो सेना का अपमान है, अब बीजेपी अब सरेंडर की बात करे तो कांग्रेस जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कांग्रेस को। हाँ, क्या बात है संकल्प सिद्धि की। जी, हम आपने डाउट में क्या था, कहीं जाएंगे और हम यदि विषय से भटकेंगे तो ये राजनीति वाली बात आ जाएगी। मैं एक पत्रकार हूं, मैं विषय से भटकने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि बात हो रही है सरकार की उपलब्धियों की। आप ये लेके आओ कि 1947 में कबायली आ गए थे, और आगे थे, उन बातों से मतलब नहीं है। विकास आज जो डेवलपमेंट बता रहा हूं, लाइन लगा के आपको 50 योजनाएं बता सकता हूं, 50 योजनाएं बता सकता हूं कि भारत का नक्शा कैसे चेंज हुआ, किस तरह से हमने विकास किया। बात तो सुनिए उनकी। तो हमारा जवाब दूंगा इनका। हमारा जो विषय है सरकार की उपलब्धियों का, बीजेपी के प्रवक्ता को सरकार की उपलब्धियों की जनहितैषी की चर्चा करनी चाहिए, कांग्रेस को उनकी कमियां बताने का अधिकार है। और हमें बात तो सुनिए यार, आप बहुत जोश में, आपकी सरकार है तो इतना जोश में होश मत खोइए गर्ग साहब। नहीं, अपन होश खोते नहीं है, अपन तो जो है हकीकत बता रहे हैं। सुनिए, इस समय बात होनी चाहिए कि हमारी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। देखिए, जहां देश के हित की बात आती है, देश का मामला होता है, वह हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि राहुल गांधी भी ऐसी बात कहते हैं तो निंदनीय है, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसे कहते हैं तो निंदनीय है। देखिए, बात है युद्ध जीतती या लड़ती है सेना,
उसको मैनेज करने का काम सरकार का होता है। देखिए, आप ये नहीं कहेंगे हमने जीता वो किया, देखो आपने नहीं जीता, सरकार का एक निर्देश होता है, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, हमारे जवानों का खून बहता है, हमारे जवानों की शहादत को हमें सलाम करना चाहिए और हमें उन पर अभिमान होना चाहिए। इसमें राजनीति कहीं नहीं आनी चाहिए। आप लोग राजनीतिक हो तो हर चीज में राजनीति ले जाओगे, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। जनता आपके कामों की चर्चा करेगी। देख, आपने ठीक है 11 साल में जो काम किया आप उनकी चर्चा कीजिए, जनता के बीच में जाइए, जनता आपसे जवाब भी लेगी, आपको उनके जवाब देना भी है। इस समय बात यह है कि आपने जो भी अच्छे काम किए, आप उनके साथ में किस प्रकार से लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे उनके लिए होंगे, किस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव में आपको फायदा मिलना चाहिए, और ये आपका एक उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक हैं। यदि आप चुनाव की बात नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? ये तो नहीं कि हम सब राजनीति में चुनाव का लाभ हानि लाभ की बात नहीं सोचेंगे, सोचना चाहिए, आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ में यह कि ढोल बजना भी चाहिए, ढोल की आवाज भी आनी चाहिए। यानी काम हुआ है तो उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। काम अच्छी चर्चा करो ना। आपको ये बताना चाहिए कि हम अलग अलग वर्गों में कब जाएंगे, हम किस प्रकार से लोगों को अपने अच्छाई बताएंगे, किस प्रकार से हमने काम किया उनको किस प्रकार से क्रियान्वित हो। आप देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा विषय बदलने वाली बात होगी तो मैं कह सकता हूं, राजस्थान की जनता भी एक संकल्प लेके बैठी है, या आप ले आइए रामगढ़ के बंदे में पानी ले आइए, यदि आ जाता है तो मैं मानता हूं कि मैं आधुनिक जयपुर का भजन लाल जी को भागीरथ मान लूंगा। आप भी एक संकल्प लेके चलिए ना। आप संकल्प लो कि हमने ये संकल्प तो लिए, ये पूरे किए, आगे के हमारे शेष कार्यकाल के ये संकल्प। आप केवल यदि राजनीति करना चाहो तो आप किए जाओ, दोनों पार्टियों को खुली छूट है, लेकिन जनता समय आने पे आपको जो उचित जवाब देना है नहीं देना है वो फैसला होगा। यानी चुनाव के लिए आपको अपनी खेती बनाने का, बीज बोने का अधिकार है, लेकिन ऐसा बीज मत बोइए कि शंकर बीज मत बोइए जिससे कोई लंबे लंबे सिट्टे तो आ जाए, दाना वाना कुछ नहीं निकले। अच्छा काम कीजिए, जनता आपका अच्छा काम किया हो तो आपको वाहवाही मिलेगी, आपको जनता स्वीकार करेगी। कमियां होगी तो आपके पास विपक्षी लोग बैठे, इनसे कमियां पूछिए, क्या हमने कमियां की, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए राजनीति में। नहीं, ये बता दे। वो पार्टी नहीं है, वो तो आपको नहीं, मैं जो हमारे 11 साल की उपलब्धि है वो मैं बता देता हूं। अगर उसमें कोई कमी हो तो फिर आप दोनों मेरे को बता देना। नहीं, मैं तो देखो, मैं तो देखो, उज्ज्वला योजना आपने क्या उपलब्धि बताई? बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर सुनो, अरे नाराज मत हो साहब, आप जोश में नाराज मत हो साहब। उमेंद्र जी कोई पार्टी, वो देखे जर्नलिस्ट हैं, वो पहले भी कह चुके हैं कि उपलब्धि बतानी चाहिए, और कोई हाँ मैं उपलब्धि बताता हूँ तो कांग्रेस को बताना मैं आप नए सब देखो, हमने धारा 370 हटाई। धारा 370 हटाने के बाद में प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ रुपए का कश्मीर में खर्चा होता था, वो खर्चा बचा। पहले पैसा जाता था और 4 पार्टियां, जो 4 परिवार है उनके ऊपर खर्च होता था, बाकी किसी पे नहीं होता, लेकिन उसको हमने रोका। हमने किसान सम्मान निधि किसानों को दिए, 10 करोड़ के लगभग किसानों को अब तक करीबन लगभग 3,80,000 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए हैं। हर घर जल मिशन के अंदर 12 करोड़ नल के कनेक्शन दिए हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर दिए, ठीक है। इसके बाद में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इसमें झूठ हो तो बता देना। ईपीएफ अकाउंट आज 32 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है, इनके टाइम पे लगभग 8.5 करोड़ के लगभग ईपीएफ अकाउंट है। अगर इसमें झूठ हो तो बता देना। डीमेट अकाउंट इनके टाइम पे लगभग 2 करोड़ के लगभग हुआ करते थे, आज 18 करोड़ डीमेट अकाउंट है। यानी कि 18 करोड़ डीमेट अकाउंट अपने आप में मायना रखता है। इसका मतलब है कि उनकी रेवेन्यू बड़ी होगी, ये इनकम सोर्स बड़े होंगे, तभी 18 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले। इनके टाइम पे 2 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्पशन थी, आज 12 लाख रुपए की इनकम एग्जम्पशन। इनके टाइम पे 4.5 करोड़ के आसपास की आईटीआई भराऊ आती थी, आज 10 करोड़ के लगभग आईटीआई भराऊ आती है। इनमें से कहीं पे भी कोई चीज है, इनके टाइम पे 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 4थी अर्थव्यवस्था है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के लगभग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिया है। डिफेंस के अंदर जो इनका 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का बजट होता था, वो आज 7 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बता दीजिए इसमें कहीं पे कोई कमी हो तो बता दीजिए आप। जी चलिए, अभी भरत। देखिए योगेंद्र जी, मैं लगातार इनकी सभी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन अर्थव्यवस्था से आते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से आते हैं, तो शायद इनको समझना चाहिए। आईएमएफ के बारे में भी ये जानते होंगे। 2009 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 4थे नंबर पर थी, और पढ़ लीजिएगा आप, इकोनॉमिक टाइम में आपको भेज दूंगा आपके नंबर पर, उसको आराम से पढ़िएगा। पिछले 11 साल में आप 4थे से 3रे स्थान पर ही आ पाए। इस देश का कर्जा जो पिछले 47 साल के अंदर
जितना नहीं हो पाया था ना उतना तो आपने पिछले 10 साल में उससे 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया इस देश के ऊपर। आप पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिएगा, पर कैपिटा इनकम रेशियो के हिसाब से आज हमारी कम होती जा रही है। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, आपने डीमैट अकाउंट के बारे में बताया, आपने ईपीएफ के बारे में बताया। जाहिर सी बात है कि जब साल दर साल बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो उस हिसाब से अकाउंट भी बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन गरीबों के लिए 2014 में इसमें इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, 2014 से इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। आपके पास जवाब आप क्या मतलब क्या लॉजिक लेके आए हैं, क्या लॉजिक लेके आए हैं? डिफेंस का बात की, माननीय राहुल गांधी जी ने लगातार कहा कि चीन हमारे 4000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर चुका है, आप मना करते अभी तो डोकलाम में वो आप चाइना में जाके समझौता किया, अभी आपके परिवार ने पैसा लिया वहां से। संसद के अंदर रविशंकर जी ने ये एक्सेप्ट किया, विदेश मंत्री जी ने, कि हाँ चाइना हमारे अंदर घुस आया और चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, सेना पर किसी तरह का कोई शक नहीं है और सेना हमारी इतनी पराक्रमी है कि अंदर जाकर घुसकर लोगों को मार सकती है, पाकिस्तान के अंदर जा सकती है, और हमने उसका शौर्य का गाथा भी गाई, हमने कही भी। लेकिन आपने उसका राजनीतिकरण करा। प्रधानमंत्री जी खुद वेशभूषा में पहनकर पोस्टरों पर आ जाते। कहां गए वो वीर जवान शहीद जो शहीद हुए थे, जो पहलगाम में 21 लोग मारे गए थे? अरे उनकी फोटो लगा देते, प्रमाण मांग रहे हो, हमारे उन 3 बहनों की फोटो लगा देते। साहब आप तो प्रमाण मांग रहे हो, आपका सांसद प्रमाण मांग रहा है साहब। सांसद बाड़मेर जैसलमेर का सांसद प्रमाण मांग रहा है कि पहलगाम के अंदर हिंदुओं का हिंदू धर्म पूछ के हत्या नहीं की थी। आपका बाड़मेर का सांसद मांग रहा है साहब, अब बताओ ना आप। एक बार सुनिए, एक सेकंड भरत, एक सेकंड। देखिए मेरे ख्याल में कोई इंडिविजुअल बयान देता है तो एक पार्टी में अगर कोई नेता जवाब देता, ऐसा बयान देता है जिससे विवाद में पार्टी गिर जाए, जब तो कहता है उसका व्यक्तिगत बयान है। और अगर कोई सामने वाला देता है तो फिर हम उसको कोट करते हैं। फिर अब ये मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री का जिक्र करेंगे तो मेरे ख्याल में हम डाइवर्ट हो जाएंगे, मुद्दे पे रहेंगे। कि पिछले 11 साल में मैंने जो किए, योगेंद्र जी मैंने जितनी उपलब्धि बताई उसमें कोई अगर गलत हो तो बता दो। आप कहाँ बता रहे हैं? ये तो इधर उधर की बातें बता। अरे भाई मैंने जो आंकड़े बताए उसमें कोई गलत हो तो बताओ ना आप। मैंने आंकड़े जो बताए वो बताओ ना आप। पेट्रोल का, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का क्या दाम है आप बता दीजिए। एमएसपी की आपने बात की कि आप आज एमएसपी दे पा रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे। गरीबों को 150% हो गई एमएसपी, फिर झूठ। 150% एमएसपी हो गई, फिर झूठ। आंकड़े क्या बताओगे आप? हम कह रहे हैं ना 150% एमएसपी हो गई, 150% हो गई एमएसपी का खेल। आप सब लोग बहुत बेहतर से जानते हैं। सुने चाहे इसको 500 गुना बढ़ा दो, जब तक कि क्रॉप की खरीदी 5 से 7% तक नहीं पहुंचेगी तो उस एमएसपी का फायदा क्या, मुझे बता दीजिए आप। आज आंकड़े बता दीजिए, कोई भी सरकार अगर डबल डिजिट में भी पहुंच गई हो एमएसपी की खरीद में, तो मुझे बताओ कि हाँ 50% खरीद लिया फसल का, इतना खरीद लिया। 5-7% में आपसे कितनी कर दो एमएसपी, खरीद तो हो ही नहीं पा रही, औने पौने दामों में इसको बेचना पड़ रहा है। वादे बड़े बड़े वादे किए। प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कहा कि गलती यहाँ बॉर्डर पर नहीं है, गलती दिल्ली में है। आज वो प्रधानमंत्री जी छुप जाते हैं। आप किन 11 सालों की बात करेंगे? आप यहाँ आंकड़े ले जाके गरीब के घर में जाकर देखिए कि गरीब को मिल पा रहा है क्या नहीं मिल पा रहा है। 150 में से 90 करोड़ लोगों को। वर्ल्ड बैंक का डाटा 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गए। वर्ल्ड बैंक का डाटा है। आईटीआर 5 करोड़ से 10 करोड़ पे आ गई, ये डाटा है। कौन किसने 90 करोड़ ये लिविंग स्टैंडर्ड। अरे भाई आपने तो उनको समुद्र में फेंका था। आपने जो अब चलो मुझे बताइए, एमएसपी पे परचेजिंग करने के बाद में उसका क्या करोगे आप? उसका क्या करोगे ये बता दीजिए। एमएसपी पे खरीदने के बाद में उसका क्या करोगे? आपने तो समुद्र में फेंका था ना, क्योंकि आपने वो खरीद नहीं की थी, केवल कागजों के अंदर खरीदी और उसको समुद्र में फेंका था कि साहब हमारे पास धान इतना हो गया है कि हमको समुद्र में फेंकना पड़ रहा था, समुद्र में फेंकना पड़ रहा था। योगेंद्र जी बताइए आप, ये स्थिति थी। इसका मतलब है कि आपने कागजों में खरीदा था, हम हकीकत में खरीद रहे थे। हकीकत में खरीदने के लिए गरीब परिवार को हमने वो चीजें दी। संकल्प सिद्धि अभियान के दौरान एक सवाल का जवाब, 150 करोड़ टोटल लोगों में से 90 करोड़ लोग एनएफएसए लेते हैं, यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। 80 करोड़ है, 90 करोड़, 90 के आसपास है अभी। अब छोड़ते जा रहे हैं लोग, 90 तो अभी है। तकरीबन 90 करोड़ लोग ले रहे हैं। कह रहे हैं वहां 32 करोड़ लोग, हम तो रोक रहे हैं 10 करोड़ ले रहे हैं, 8 करोड़ योगेंद्र जी 32 करोड़ के हैं जो ईपीएफ 2014 के अंदर 2014 के अंदर ये मैं आपको इनका हाँ मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ उदाहरण, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कह रहे हैं कि टोटल 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। 2 लाख करोड़ मतलब जो आप जो काउंट बता रहे हैं कि 90 करोड़ एफएसए के हैं, ये 32 करोड़ उसके डीमेट अकाउंट के हैं, ईपीएफ के हैं। नहीं तो ये क्या एक परिवार के डीमेट अकाउंट और वो चीज नहीं हो सकते क्या?
मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बता दीजिए 2014 में हमारी सरकार आई थी, सुनना चाहे तो मैं थोड़ा आप 1241 रुपए का सिलेंडर होता था। योगेंद्र जी मैं बता रहा हूं, 1241 रुपए का सिलेंडर होता था, इसमें ये सब्सिडी देते थे, 650 रुपए में देते थे ना, ये 700 रुपए, अरे सुनो तो सही, 700 रुपए इसमें सब्सिडी देते थे। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 5 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद किए, फर्जी कनेक्शन बंद किए 5 करोड़, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का भ्रष्टाचार कर रहे थे, हमने वो रोका। ये जानना चाहूंगा, फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आप अन्न समुद्र में फेंकते थे वो गरीबों को बांटा तो गलत किया उसके अंदर। दोनों प्रवक्ता बहुत विद्वान हैं, अपने अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इन दोनों से के माध्यम से जानना चाहूंगा कि ये जो अभियान है इसका लाभ राजस्थान को भी मिला, ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान की जनता को कितना लाभ मिला, कितना नुकसान हुआ, चर्चा इस पे होनी चाहिए। आप देश के आंकड़े लेके आओगे तो भ्रमित करने वाली बात है। सुनिए, मोदी जी की योजना है, मोदी जी की योजना का राजस्थान में तो मैं कह रहा हूं, हाँ राजस्थान में मिल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिफिकेशन 935 करोड़ से 9,600 करोड़ रुपए का दिया बजट में, कैसे नहीं दिया? जल जीवन मिशन में 25,000 करोड़ रुपए दिए। तो आप सुनने का मतलब हम कितनी शालीनता से आपकी बात सुनते हैं, आप सुनते ही नहीं है। आज आप बड़े जोश में हो, ठीक है, आपको कोई राजनीतिक पद मिल जाएगा, लेकिन हमारी बात तो सुन लीजिए आप। अरे साहब आपकी बात सुनेंगे साहब जरूर। बात यह है कि मोदी जी की योजनाओं का, मोदी जी ने जो भी अच्छे काम किए उसका राजस्थान की जनता को भी लाभ मिला। हम ये जानना चाहेंगे दोनों ही कांग्रेस बीजेपी वालों से कि इसका कितना राजस्थान में इंपैक्ट रहा, कितना हानि, कितना लाभ हुआ, या उज्ज्वला योजना में राजस्थान की में कितने आपने कनेक्शन दिए, जन धन योजना में कितना लाभ मिला। ये आंकड़ों की बात हो, आप देश की लिया हो, इंटरनेशनल की बात लिया हो, मेरे तो आंकड़े वो समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मैं आंकड़ों का आदमी नहीं, मैं तो सामान्य किसान का बेटा हूँ, एक शिक्षक का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ। तो आप हमें राजस्थान की बात बताइए, हम पहले अपना घर मजबूत कर ले, हमारे हितों को देख ले, तो आप हमें राजस्थान की बात बताइए। हिंदुस्तान में नहीं है कि राजस्थान? आज भी ERCP योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई है, आज भी यमुना जल समझौता धरती पर नहीं है। 90% केंद्र सरकार बियर कर रहा है, इसके बाद में क्या चाहिए? जो कंडीशन अशोक गहलोत जी को दी थी वही कंडीशन पे अब भजन लाल जी ने स्वीकार किया है। अब बताओ, राम सेतु जल योजना लागू क्यों हो गई? आपके टाइम पे क्यों नहीं लागू हुई? 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मीटिंग करने के लिए बुलाया था, लेकिन नहीं गए। उनको लगता था कि गजेंद्र सिंह जी इसका शहर ले जाएंगे, इसलिए 5 बार मीटिंग में नहीं गया। एक बार तो सहमति होने के बाद, एक बार तो योगेंद्र जी सहमति होने के बाद जयपुर में मीटिंग रखी और गायब हो गए। जलदाय मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों गायब हो गए, अधिकारी को भेज दिया जिनको कोई 28% भी नहीं थे वो लोग। तो ये स्थिति है साहब। जलदाय मंत्री गए थे वहां पे? नहीं गए थे, गायब हो गए थे। जलदाय मंत्री भी नहीं गए मीटिंग में। मंत्री गए थे सर, जयपुर में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जलदाय मंत्री भी नहीं गए थे, मीटिंग में बुलाए थे, नहीं गए थे वो चीज। गए थे, मैंने कवर किया उसको। जलदाय मंत्री भी थे और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गजेंद्र सिंह जी में और बीडी कल्ला थे, महेश जोशी नहीं थे, बीडी कल्ला थे, और दोनों के बीच थोड़ी हॉट टॉक्स हो गई थी, दोनों मौजूद थे। क्यों नहीं 5 साल तक लागू होने दिया? हमने तो आते हमारी सरकार आगे कर दिया। अभी अजय साहब इनके विधायक, अभी इधर के सीकर साइड के एक विधायक है, उन्होंने तो भजन लाल जी की तारीफ की है कि साहब ये तो भागीरथ है। तो अभी उनके विधायक अभी वहां पे कोई समझौता हुआ तो यही तो मैं कह रहा हूँ साहब, अगर कांग्रेस का विधायक अगर तारीफ कर रहा है तो ये देखिए तो कोई भी अब मैं तो बताना चाहिए। नहीं, मैं अभी इनकी बात को करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सब राजस्थान को क्या मिला, किसान सम्मान निधि पूरे देश के अंदर। आप मेरा ये ज्ञानवर्धन कीजिए ना कि आपको राजस्थान कर रहे हो ना सब ज्ञानवर्धन, सब वही कर रहा हूँ। मैं माफी चाहूंगा, ये तो अभियान चलेगा भी और लंबे समय तक हम कई बार और बैठेंगे, इस समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। खैर, संकल्प सिद्धि अभियान भाजपा और केंद्र सरकार का वो अभियान है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को जनता के बीच लेके जाएंगे और क्या कुछ किया है आने वाले वक्त में। जाहिर सी बात, इस पे राजनीति भी होगी और राजनीतिकरण भी होगा। खैर, होना भी चाहिए, राजनीतिक दल है तो उसका लाभ भी लेना चाहेंगे। और एक पलड़े में अगर वजन भारी जाता है लाभ का, तो दूसरा पलड़ा भी कोशिश करता है कि हम ही क्यों इसे छोड़ें। कांग्रेस या विपक्ष के दल, एनडीए के जो अलायंस में नहीं है, वो लोग भी अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये तय मान के चलिए कि आपके पास में बहुत कुछ मसाला होगा देखने को, पढ़ने को। दोनों तरफ से खूब बौछारें भी होंगी बयानों की, क्योंकि बयान वीरों की कमी कहीं पे भी नहीं है। तो आपको मौका भी मिलेगा देखने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।